हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले बेसिकली प्रैक्टिकल्स के बारे में डायरेक्टली। अभी तक हमने देख लिया इंस्टॉल कैसे किया जाता है, अभी तक हमने कौन से 3 टाइप से मेथड से पाइथन रन होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया है। थर्ड लेक्चर जो है वो स्पेसिफिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कोई भी कोडिंग के अंदर हम लोग वेरिएबल का यूज़ क्यों करते हैं। मे भी हम लोगों ने ये पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज़। जब हम लोग कोडिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा काम होता है वैल्यूज़ को स्टोर करना। सो उस वैल्यू को हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सके हमारे स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से, इसलिए हम लोग उसे किसी एक जगह पे सेफ रखना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एक इमेजिनरी बॉक्स का जिसका नाम है एक वेरिएबल। इसके अंदर हम हमारी वैल्यूज़ को रखेंगे। अब वेरिएबल तो एक कोड में बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसे हमें कुछ नाम भी देना पड़ता है जिसे हम लोग नेमिंग कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है भाई? रूल्स कि आप इस वेरिएबल को क्या नाम दे सकते हो। A to Z आप किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 ही रूल्स है। फर्स्ट कि भाई कोई भी नंबर आगे नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स 1A ऐसा कोई नाम नहीं हो सकता, 1 2 3 4 ऐसा कोई नाम नहीं हो सकता। और दूसरा, हम लोग सिम्बल्स यूज़ आगे नहीं कर सकते। आप नंबर्स का यूज़ पीछे कर सकते हो, जैसे A1 अलाउड है, B1 अलाउड है, 1A अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन हो चुका है। अभी हम लोग टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, वेरिएबल्स का यूज़ करके आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर। पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है, यहाँ पे हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लोग कौन से टाइप का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। हम लोग डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए मेरा वेरिएबल का नाम हो जाता है। मैंने बोला आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने रख दिया सिंपली ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, ए इक्वल्स टू 10। यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, स्टोर हो चुका है, कुछ आउटपुट नहीं आया। क्यों? मैंने आउटपुट लाया भी नहीं, अभी सिर्फ मैंने स्टोर किया है। ये जो सिंगल इक्वल्स टू आप देख पा रहे हो, इसे हम लोग असाइनमेंटल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। दूसरा, पाइथन में आपको कोई भी कमेंट लिखनी है, आप हैश टैग का यूज़ कर सकते हो। हैश टैग के बाद आप कुछ भी लिखोगे तो वो कोड नहीं गिना जाएगा, वो रीड नहीं होगा, वो वैसा का वैसा लिखा जा सकता है। तो मैं इसे लिख देता हूँ, दैट इज असाइनमेंटल ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंटल ऑपरेटर क्या होता है? इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स टू जो होता है असाइनमेंटल ऑपरेटर, उसका सिंपली काम क्या होता है? उसकी दोनों साइड वैल्यूज़ लिखी हुई है। यहाँ पे मैथ्स वाला रूल नहीं चलता कि ए इक्वल्स टू बी तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, नहीं, यहाँ पे वो वाला इक्वल नहीं है। सिंगल इक्वल्स टू का यहाँ पे मतलब ये होता है कि राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो आपके लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे हमने राइट साइड पे जो 10 लिखा हुआ है वो एक वैल्यू है जो ए के अंदर स्टोर हो रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो असाइनमेंटल ऑपरेटर का काम यही होता है, किसी भी चीज़ के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना। मैं इसे प्रिंट भी करा सकता हूँ, नीचे नए सेल के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट ए। किसी भी वेरिएबल को जिसके अंदर वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली उसे प्रिंट ए करके लिखता हूँ। जब इसको मैं रन करूँगा तो उसकी जो वैल्यू थी 10 वो प्रिंट होके आ जाती है डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि ए नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था जिसके अंदर वैल्यू है, उसे प्रिंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मज़े की बात है, आप देखो ऊपर वाले सेल में मैंने एक के अंदर वैल्यू स्टोर की थी, नीचे वाले सेल के अंदर मैंने प्रिंट कराई, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। यही बताना चाहता हूँ कि जुपिटर नोटबुक के अंदर ये फ़ायदा होता है कि एवरी सेल इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। हर सेल जो होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जब आप एक नोटबुक के अंदर इसे यूज़ करते हो, एक ही नोटबुक के अंदर इसका आप यूज़ करते हो, तो आप सारे सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसका आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है जो आप देखोगे अभी। मान लिया, चलो मैंने ए इक्वल टू 10 यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अगेन मैं दूसरा वेरिएबल भी इसके साथ ही लिख लेता हूँ, बी इक्वल्स टू 20। सो मैं 2 वेरिएबल्स को एक साथ, मैं इसको रीरन भी कर सकता हूँ सेल को। एक बार हो गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको रीरन नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, सब कुछ अवेलेबल है। मैंने अभी बी इक्वल्स टू 20 करके रन कर दिया इसको। अब दोनों स्टोर हो चुकी है इसके अंदर वैल्यू। अब मैं यहाँ पे इसको बी को भी प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट बी। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू आ जाती है 20। यहाँ पे मैं किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट कीवर्ड या फंक्शन का यूज़ करके मैं डायरेक्टली उससे प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर आप किसी भी सेंटेंस या अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करना चाहते हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हो, जो हम लोग एज अ स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। शायद डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो रेड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से ऑपरेटर्स के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। यहाँ पे
हम लोग मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला हो जाता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके तो आपको दिखाई दे। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? बेसिकली ये 5 सिंपल साइंस होती है। प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है और मॉड्यूलस हो जाता है। ये 5 सिंबल्स का यूज़ करके हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम लोग यहाँ पे कोड के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिकल यूज़ जो भी हमको करना होता है वो हम लोग इस 5 सिंबल से करेंगे। अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको पता होगा। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस आप एक चीज़ों को ध्यान से देखना समझना कि किसी भी चीज़ को आप डिवाइड करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंट खोल देता हूँ सो आपको मैं थोड़ा सा समझा सकूँ। यहाँ पे मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10 यहाँ पे लिखा है मैंने, इसको मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो 2 5 ज़ा 10, ये सिंपल सा आंसर हो जाता है। अगर मैं डिवाइड की साइन यूज़ करता तो मेरा आंसर हो जाता 5। 2 5 ज़ा 10, 5 से डिवाइड हो चुका है 10, राइट। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाता 5 अगर मैं इसका लिखता तो। लेकिन यहाँ पे नीचे बचता क्या है? ये डिवीजन होने के बाद नीचे रिमाइंडर जो बचता है दैट इज़ 0। तो ये मॉड्यूलस जो है वो ऊपर वाला इस आंसर को नहीं बल्कि इसको एज एन आंसर लेता है, रिमाइंडर को एज एन आंसर लेता है, ठीक है। इसका एग्जांपल एक बार अपने करके देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करना भी एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन दूसरा वेरिएबल यूज़ करता हूँ x इक्वल्स टू 10, ठीक है। साथ साथ में दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ y इक्वल्स टू 20 और मुझे इन दोनों का एडिशन करा के प्रिंट कराना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट x प्लस वाई। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। जब इसको मैं रन करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 30। सो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन तो पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है, खुद से ही कर लेती है। 2 वेरिएबल्स लिए, उसके बीच में मैंने एक ऑपरेटर का यूज़ कर लिया दैट इज़ अरिथमेटिकल ऑपरेटर। उसका सिंप्लीफिकेशन उसने मुझे करके दे दिया एज ए 30 आंसर, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगेन इसी चीज़ का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ी सी वैल्यू इस तरीके से लेता हूँ कि 20 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 10। अब मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन यूज़ कर रहा हूँ। डिवाइड का आंसर क्या होगा भाई? 20 को मुझे 10 से डिवाइड करना है, इसका आंसर आ जाता है 2.0, सिंपल। 10 2 ज़ा 20। लेकिन इसी डिवाइड की साइन की जगह पे अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन यूज़ करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 0। क्यों? क्योंकि 10 20 से प्रॉपरली डिवाइड हो चुका है। 10 20 से प्रॉपरली डिवाइड हो चुका है तो नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो मेरा आंसर हो जाता है यहाँ पे 0। इसी जगह मैं कुछ ऑड नंबर लेने की कोशिश करूँ। अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 15 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 7 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे 15 को 7 से डिवाइड करना है तो मुझे आंसर 1 मिल रहा है। रिमाइंडर कैसे 1 मिल रहा है इसको भी अपने एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिवीजन करके देख लेते हैं अपने। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 15 लिया हुआ है और यहाँ पे मैं 7 ले रहा हूँ। 7 2 ज़ा 14 होता है। तो मैं यहाँ पे 2 ज़ा 14 करूँगा, ठीक है। -1 4 बचा क्या? 1 लास्ट में बचा। तो ये जो रिमाइंडर यहाँ पे नीचे बचा है ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम लोग मॉड्यूलो साइन का यूज़ करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस है जो आपको आगे जाके समझ में अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे? अरिथमेटिकल ऑपरेटर के सिंपल यूज केसेस मैं आपको बता चुका हूँ। वेरिएबल का यूज़ कैसे करते हैं, नया वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर वैल्यू कैसे पुट करते हैं मैंने आपको दिखा दिया। उसको अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ कैसे प्रिंट कैसे करते हैं वो आपको बता दिया। एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल का भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लो मैंने अगेन ए का यूज़ कर रहा हूँ, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20। अब मुझे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवाना, मुझे पहले इस आंसर को कहीं पे स्टोर करना है थर्ड वेरिएबल के अंदर। तो मैं सी लेता हूँ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करता हूँ। अब ये क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बोले ए प्लस बी आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दोनों पहले राइट साइड में इक्वेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, इसका आंसर होगा 30, फिर बीच में इक्वल्स टू है। तो इक्वल्स टू क्या करता है? राइट टू लेफ्ट स्टोर करता है। तो जो 30 आंसर है वो सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और मैं यहाँ पे प्रिंट सी जैसे ही करूँगा तो मुझे उसका आंसर 30 मिल जाएगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऑपरेशन किया जिसको हम लोगों ने फिर सी के अंदर स्टोर किया और फिर मैंने सी को प्रिंट किया। तो हम लोग इस तरीके से एक असाइनमेंटल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं।
इस जो स्पेसिफिक मैंने जो लाइन लिखी है फाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसे हम लोग लॉजिक के नाम से जानते हैं। मल्टीपल लॉजिक और स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बनाई जाती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को लेने के लिए, ठीक है। सो अगेन हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 20 अरिथमेटिकल हो चुका है। इसी तरीके से जैसे मैंने प्लस किया वैसे माइनस भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, मॉड्यूलस भी कर सकते हो। सो मल्टीपल सिम्प्लीफिकेशन हो सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज़ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का कन्वर्जन, कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का कन्वर्जन कैसे हो सकता है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ दैट इज़ एफ़ फॉर फ़ारेनहाइट, और मैं इसका टेम्परेचर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 100, कि मेरा 100 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। इसको मुझे सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना हम लोगों को। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जो भी अपना टेम्परेचर है, कैलकुलेटर इसको भी खोल लेते हैं साथ साथ में। यहाँ पे आपको नीचे फॉर्मूला भी दिख जाएगी, ठीक है, कि सेल्सियस फाइंड कैसे करते हैं। कहाँ गया, यहाँ ऊपर। सो एफ इक्वल्स टू 100, यहाँ पे मुझे सेल्सियस को फाइंड करना है, तो मैं सी के अंदर सब कुछ स्टोर करना चाहता हूँ। हम लोग वेरिएबल को सबसे पहले लिखते हैं, जिसके अंदर हम अपना आंसर को स्टोर करना चाहते हैं वो वेरिएबल सबसे पहले आएगा। फिर राइट साइड में उसकी फॉर्मूला आती है। फॉर्मूला क्या थी कि भाई जो भी मेरा एफ है, ब्रैकेट ओपन करके मुझे एफ है जो मेरा 100 है ऑलरेडी, -32, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई बाय 0.555। मैंने ये क्यों लिखा, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, 5/9 है। इसको कॉम्प्लिकेट करने की जगह डायरेक्टली मैंने 5 डिवाइड बाय आप 9 करोगे तो आंसर आपको इसके रिलेटेड ही आएगा 0.555 समथिंग, तो मैंने डायरेक्टली वो लिख दिया, ठीक है। और लास्टली मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, जो मेरा आंसर सी के अंदर सब स्टोर हो चुका है वेरिएबल के अंदर, तो उस वेरिएबल को मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 37.74, ठीक है। इसको हम लोग एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन। सो यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। चलो रिलेटेड टू आया 37.77, हमारा आंसर 37.74, ऑलमोस्ट सेम। समझ में आया, तो ये कन्वर्जन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल सिंप्लीफिकेशन अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करें उससे पहले एक और सिंपल से चीज़ सीखनी है। जो ये लोग जो है वो बहुत एंड में सिखाते हैं, मुझे इसको थोड़ा सा पहले आपको सिखा देना है, दैट इज़ इनपुट लेना, यूज़र से इनपुट लेना। क्यों हम लोग कोडिंग प्रोग्रामिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग इसके अंदर खेल पाए। इसको हम लोग यूजुअली बनाते हैं कि हम लोग कुछ एक प्रोडक्ट बना पाए जो यूज़र यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल आप ATM जाते हो, ATM से आप कैश उठाते हो, तो वो एक प्रोग्राम बना हुआ है जो यूज़र यूज़ करने आता है। कोई भी रेंडमली यूज़र आता है, उसे यूज़ करता है, उसका आउटपुट लेके वो चला जाता है। सिमिलरली हम जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं वो यूज़र के लिए बनाते हैं। यूज़र अपनी वैल्यूज़ इनपुट खुद से डालना चाहिए, हमें नहीं डालनी होती है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कोई भी वेरिएबल हमको लेना है। फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल यहाँ पे मुझे लेना है जिसके अंदर मैं अपनी वैल्यू को शो करना चाहता हूँ यूज़र से लेके। उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। इनपुट फंक्शन हमारा यूज़र से वैल्यू को कैप्चर करेगा। उसके साथ साथ हमें यूज़र को ये भी बताना ज़रूरी है, आपने एक खाली बॉक्स डाल दिया, यूज़र को पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या डालनी है। उससे अच्छा हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग को उसके साथ प्रिंट कराएंगे सो दैट यूज़र को पता चले कि इवेंचुअली कौन सी वैल्यू डालनी है। सो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, एंटर वैल्यू। सो यूज़र को यहाँ पता चलेगा कि ओके फाइन, यहाँ पे मुझे वैल्यू इनपुट करनी है। मैं नीचे प्रिंट ए करवा देता हूँ सो दैट हमें पता चले कि यूज़र ने जो वैल्यू डाली है वो परफेक्टली ए में स्टोर हो चुकी है कि नहीं। इनपुट डाला यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डालता हूँ 150 वैल्यू और इसको मैंने प्रिंट करा दिया, डन। सो यहाँ पे एंटर वैल्यू लिखा हुआ आ गया था और एक प्रॉम्प्ट मुझे एक बॉक्स मिल गया था जहाँ पे मैं अपनी वैल्यू को एंटर कर सकूँ एज ए यूज़र, और फिर मुझे नीचे आउटपुट मिल गया 150 जो मेरा ए के अंदर स्टोर हो चुका था, ए को मैंने प्रिंट करा था इसीलिए। सो इसी तरीके से हम लोग यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर फ़ारेनहाइट जो था वो मैंने डायरेक्टली 100 ले लिया था, इसकी जगह पे मैं अगेन ये भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इंट इनपुट लूँगा। इंट इनपुट क्यों, जब भी हमको यूज़र से कोई इंटीजर वैल्यू लेनी होती है तब हम लोग डायरेक्टली इनपुट ही लिखते हैं, लेकिन एक इंट इनपुट के नाम से हम लोग लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इंटीजर के अंदर उस वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है। क्यों, पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट सारी इनपुट्स जो होता है वो स्ट्रिंग में लेता है और स्ट्रिंग के अंदर कोई कैलकुलेशंस नहीं होते ना। अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स, सिम्बल्स, इसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो सकता। इसकी वजह से कोई भी कैलकुलेशन अगर वो स्ट्रिंग में होगा तो वो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोगों को इंटीजर में इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर
टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मैं FER लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जब इसको रन करूँगा, कुछ गलती हो, अच्छा डबल ब्रैकेट करना था, माय बैड। तो यहाँ पे मुझे इनपुट मिल गया एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट समथिंग डालता हूँ 50 फ़ारेनहाइट, एंटर करूँगा, मुझे आंसर मिल गया 9.99। सो यहाँ पे यूज़र को जब भी टेम्परेचर को अब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना होगा, वो डायरेक्टली अपना खुद का नया इनपुट डाल सकता है। जितनी बार डालूंगा नया एक इनपुट मेरे लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है, उसका मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया कुछ मीनिंगफुल कोड। इसी के लिए हम लोगों को यूज़र की वैल्यू लेना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले फटाफट अपने एक दो और चीज़ों का ट्राई कर लेते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर। और वो क्या चीज़ें हैं, तो भाई इसी तरीके से हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राई करते हैं ढूंढने का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ढूंढने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, हाइट और विड्थ, ठीक है। तो दो वेरिएबल मुझे चाहिए होगा। ए लिया मैंने, ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर हाइट। मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, तो मैं नीचे अगेन एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी के नाम से, अगेन इंट इनपुट एंटर विथ या ब्रेथ, आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने दो वैल्यूज़ यूज़र के पास से ले चुका हूँ मैं यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, हाइट और विथ को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल फॉर्मूला लगाने, तो मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेता हूँ सी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2ab आएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, नहीं हाँ, लेन देन टू विद, सॉरी मेरा बेस हिल चुका है यहाँ पे। प्रिंट सी डायरेक्टली ए इंटू बी करने से हाइट, उसका हाइट और विथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका एरिया हमको मिल जाता है डायरेक्टली। सो यहाँ पे सबसे पहले उसने हमारे प्रोग्राम ने पूछा कि भाई हाइट क्या है रेक्टेंगल की, मैंने बोला 10 सेंटीमीटर्स व्हाटसोएवर। विथ क्या है बोले, मैंने बोला 20 सेंटीमीटर्स उसकी विथ है। तो मुझे टोटल एरिया मिल चुका है 200। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से भी लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे सी को प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि एक अच्छे से स्ट्रिंग एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि भाई दिस इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं एक ही प्रिंट के अंदर मल्टीपल चीज़ें कैसे लिख सकता हूँ, कॉमा सेपरेशन के साथ। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है। फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देता हूँ और बीच में एक कॉमा कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जब मेरा आउटपुट होगा तो पहले ये स्ट्रिंग लिखी हुई आएगी, उसके बाद मेरा आउटपुट जो वेरिएबल है सी वहाँ पे प्रिंट किया हुआ आएगा। अगेन हम लोग ट्राई करते हैं 10 और 20 के साथ। अब देखो ये बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200। यूज़र को भी समझ में आना चाहिए भाई कि आउटपुट कैसा आ रहा है और वो क्या आउटपुट दे रहे हैं, बेसिकली इनपुट कैसे दे रहे हैं, आउटपुट कैसे दे रहे हैं, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगेन आप इसको मल्टीपल चीज़ों के साथ ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ अ सर्कल है, या फिर बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, आपको गूगल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको ट्राई आउट कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं अपना लेक्चर सेकेंड वाला थर्ड वाला कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं आगे। सो भाई यहाँ तक तो मेरा अरिथमेटिकल ऑपरेटर कंप्लीट हो गया, असाइनमेंटल ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अब मुझे किसकी ज़रूरत है भाई, अब मुझे नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, दैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स और दूसरे स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा है वो टोटली इफ़ एल्स के ऊपर रहेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंपैरेटिव ऑपरेटर्स के ऊपर रहेगा। अभी तक मैंने जो भी किया है, ये सारे कोड्स जो जितने भी हम लोगों ने किए हैं, ये सारे कोड्स की आप प्रैक्टिस करना है, एक बार खुद से ट्राई करके देखना, रन करके देखना, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ये सब चीज़ों के बारे में। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।